इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नाम कई लोगों को पता ही नहीं होता है, और जिनको पता होता है उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसके अंदर अगर हमने अपना एलएलएम परस्यू करा तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इस बारे में एग्जैक्टली मैं वीडियो में बात करूंगा, जहां पे मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। आप अगर यहां से आईपीआर में एलएलएम परस्यू करते हो तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, क्या प्लेसमेंट होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन से अच्छे कॉलेजेस है जहां से आप परस्यू कर सकते हो, किस तरीके से ये पूरी फील्ड इमर्ज हो रही है। और ये एक ऐसा चीज है जो कि अगर मान लो आपने एलएलबी करा और आप अभी कंफ्यूज हो कि भाई मुझे कहां जाना है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है जहां बहुत ही बढ़िया पैसा और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट उसमें, तो संभव लोग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोजाना पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज से जुड़े हुए वीडियोस डालते हैं। अब चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस बात पे कि भाई एग्जैक्टली ये जो आईपीआर टर्म है ना, ये वर्ड है, ये आपका एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर जो होता है ना, वो एक राइट होता है जो कि एक क्रिएटर को, जैसे कि मान लीजिए मैं संभव लॉ हूं, मैं एक क्रिएटर हूं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये मेरा खुद का काम है। अगर कोई बंदा गाना गा रहा है, कोई बंदा किताब लिख रहा है, तो ये जो पूरी चीजें होती है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे ओरिजिनल वर्क कहलाते हैं, जो कि हमने खुद अपने दिमाग की क्रिएटिविटी से पैदा करा, अपने खुद के टैलेंट से पैदा करा। इसके अंदर में हमारे पास जो अधिकार होता है इस पर्टिकुलर चीज का, वो होता है कि इसको हम कॉपी कर पाए, मतलब अलग अलग उसमें ट्रांसफॉर्म कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, कि मतलब मैं चाहूँ ए बंदे को, बी बंदे को, सी बंदे को बेच पाऊं, परफॉर्म कर पाऊं, उसके बाद डिस्प्ले कर पाऊं और क्रिएट कर पाऊं डेरिवेटिव वर्क्स आउट ऑफ माय ओरिजिनल वर्क। मतलब जो भी काम मेरा है, जो भी चीज है, पैटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा मेरा, इन सब टर्म्स में भी हम लोग आएंगे, उसमें से मैं कुछ अपने हिसाब से नया कुछ क्रिएट करने का मेरे पास अधिकार होना चाहिए। और ये जो अधिकार होते हैं ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि सरकार हमें प्रोवाइड करती है हमारे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे एलएलएम परस्यू करना चाहते हो आईपीआर के अंदर, तो उसका यहाँ पे मतलब क्या होगा और आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे किसी भी आईपीआर के आपके कोर्स के अंदर। पहला होता है आपका पैटेंट लॉ। इसका मतलब होता है, पैटेंट का मतलब होता है कोई भी इन्वेंशन या फिर कोई डिस्कवरी, जैसे मान लीजिए कोई मशीन बनी, उस मशीन की इनर वर्किंग्स कैसे होती हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स उसके अंदर यूज होते हैं, इंजीनियरिंग वाले बाकी जितने, वो सारी आपके पैटेंट के अंदर कवर होते हैं, और जो लॉज उसको गवर्न करते हैं वो होता है पैटेंट लॉ। फिर दूसरा होता है आपका ट्रेडमार्क लॉ। इसके अंदर होता है ट्रेडमार्क्स, जैसे कि मान लो कि आपका वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, या फिर कोई सिंबल या फिर कोई डिजाइन हो गया, जिससे कि हम लोग किसी पर्टिकुलर गुड्स को या सर्विसेज को यहाँ पे पहचान पाते। जैसे मान लो टाटा टी आपके बारे में पता है, या मान लो आपको ताजमहल के बारे में पता है। ताजमहल एक चाय है जिसको कि आप अगर देखोगे, आपने कई बार इसका ऐड देखा होगा, आपने कई कंपनीज का ऐड देखा होगा, ये सब सारे के आपके ट्रेडमार्क है, आप देखते साथ ही पहचान। कई लोग गाड़ियां होती हैं, उनके जो लोगो होते हैं देखते ही बता देते हैं कि यार ये जो है लैम्बोर्गिनी की गाड़ी है, ये जो है ऑडी की गाड़ी है, ये सब ट्रेडमार्क है आपके सारे के सारे। अगला है आपका क्या चीज, अगला है आपका ये अपना कॉपीराइट। अगला है आपका ये आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट जैसे मान लीजिए कोई आपने बुक पब्लिश करी, या आपने मान लो कि फिल्म बनाई, कोई गाना गाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लॉज होते हैं वो आपके कॉपीराइट कहलाते हैं। और डिजाइन क्या होता है, डिजाइन होता है जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्रियल आपने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपने एक वो बनाया होगा ना, ड्राइंग बनाई होगी, कुछ भी किया होगा, कैसे वो बनता है, क्या उसके वो होता है, वो आपका डिजाइन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड डिजाइन लॉ, कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें होती है। और ये जितने भी आपके चार होते हैं ना, इसके अलावा भी और भी आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट का लॉ। इसका मतलब होता है कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो कि एक बिजनेस के पास होती है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट के पास या मान लो गूगल के पास कोई एक ऐसी चीज है जो कि उनकी ट्रेड सीक्रेट है, कि भाई ये हम किसी को अगर बता देंगे तो सामने वाली कंपनी उससे फायदा उठा लेगी, उस टाइप के एडवांटेज को बचाने के लिए भी एक अलग से होता है। दूसरा आपका होता है कंपटीशन लॉ। इसके अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दो कंपनियां जो कि सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट सेल करती हैं किसी भी फील्ड में, वो तय कर दे कि भैया आज से हम लोग इतने प्राइस पे बेचेंगे, बाकी लोगों को कंपटीशन से बाहर निकाल दें, उन सब चीजों को रोकने वाला लॉ भी यहाँ प्रोटेक्शन आपको बताया जाएगा। फिर आता है डेटा प्रोटेक्शन का लॉ। इसका मतलब होता है कि आप इस तरीके की, जैसे आपका आधार कार्ड का डेटा हो गया,
या आपका पैन कार्ड का या कोई भी आपका डेटा हो गया जिसकी की प्रोटेक्शन की जरूरत है, कि अगर मान लो किसी गलत पार्टी के हाथ में लग गई तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, उस टाइप के जो आपके लॉज होते हैं डेटा प्रोटेक्शन वाले, ये सब आपको आईपीआर के अंदर पढ़ाया जाता है। अब आपको मैंने ये लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी कि भाई आईपीआर होता क्या है। अब आप पूछोगे कि भाई आईपीआर में ये सब चीजें पढ़ने का एग्जैक्ट फायदा क्या है। तो फायदे की अगर हम लोग बात करें तो पहली बात, आईपीआर यहां पर जब आप पढ़ते हो, इट इज अ ग्रोइंग फील्ड ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पे अभी इमर्ज हो रही है नई चीजें, और उसके साथ में आप समझ लो जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर आपके मशीन लर्निंग हो गया, जो नए नए चीजें हो रही है ना, इसकी वजह से कई ऐसे आपके जो पीस ऑफ वर्क है, जैसे मान लीजिए एआई क्या करता है, चैट जीपीटी या कुछ क्या करते हैं, जाएंगे पूरे इंटरनेट पे से डेटा उठा के ले आएंगे, जब भी आप उससे कुछ पूछोगे वो उठा के आपको वो दे देगा, लेकिन वो किसी और का काम है। तो उसके प्रोटेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये एक ग्रोइंग फील्ड ऑफ यहाँ पे लॉ है, इसके अंदर बहुत स्कोप है आगे चल के। दूसरा, जो आपके आईपीआर यहाँ पे आपके लॉयर्स होते हैं ना, जो लोग यहाँ पे आईपीआर से रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ही हाई डिमांड के अंदर अभी है, प्राइवेट में भी और इन हाउस आपके जो लीगल डिपार्टमेंट होते हैं ना कंपनी में भी, जो आपके कंपनी बड़ी बड़ी होती है जिनको की जरूरत होती है लॉयर्स की, या फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आईपी लिटिगेशन में, वहां दोनों में जरूरत होती है। थर्ड है यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और रिवॉर्डिंग फील्ड है कि आपको हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है। साथ ही में जब आप काम कर रहे हो तो आपके काम की वजह से जो क्लाइंट है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव कर ले गए, या आपने एक लाइसेंसिंग डील बढ़िया से तय कर ली किसी सामने वाले पर्सन से कि भाई तुम्हारे पैटर्न जो है, तुम्हारा जो ये है, इसका हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके क्लाइंट को कितना फर्क पड़ेगा और आपने कितना बढ़िया काम किया होगा, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और जिन लोगों को आईपीआर पसंद है, जिन स्टूडेंट्स को, वो लोग एकदम इससे प्यार करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब समझ लो ऐसी फील्ड है कि आपको मजा ही आ जाएगा अगर इसके अंदर आपका दिमाग लगता है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, एक अगर हम लोग बात करें कि आपको पढ़ाया क्या जाता है आईपीआर के अंदर, आपको जो सब्सटैंटिव लॉ होता है, जो मैंने आपको बताया अभी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह, वो सब आपको बताया जाता है, जिसमें कि आपको जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है आईपी लिटिगेशन का, कि पैटर्न कैसे फाइल किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है फाइलिंग का, कैसे इंटरफेरेंस क्लेम फाइल किया जाता है, 50 चीजें जो होती है वो सब भी आपको सीखने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। और साथ में आपकी जो रिसर्च और राइटिंग स्किल्स होती है उनके अंदर भी आपको काफी हद तक एक्सपर्टीज मिलती है कि भाई किस तरीके से चीजें ड्राफ्ट की जाती हैं, कैसे रिसर्च किया जाता है किसी पर्टिकुलर, मान लो कॉपीराइट का, मान लो किसी को फाइल करना है, मान लो किसी को ट्रेडमार्क फाइल करना है, ट्रेडमार्क सर्च एक पूरा होता है। देखा जाता है कि भाई मेरा जो लोगो है वो लोगो किसी और बंदे के लोगो से मैच तो नहीं करना, वो एक पूरा अलग फील्ड है। तो वो सब चीजें आपको सिखाई जाती है यहाँ पे, जहाँ पे आपके लीडिंग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में गए हो तो आपको इस तरीके का पूरा एनवायरमेंट मिलेगा जहां पे आपको ये सारी चीजें ना अलग से सिखाई जाएंगी। और जब आप अपने एलएलबी में होते हो, एलएलबी के टाइम पर आपको ये सब चीजें इतने डेप्थ में नहीं पढ़ाई जाएंगी, बिकॉज इट इज जस्ट अ वन सब्जेक्ट। आपको एक सेमेस्टर में एक बार ये चीज पढ़ाई जाएगी, बाकी इसका कोई नाम भी नहीं लेगा कि आईपीआर होता क्या है। तो अगर आपको आईपीआर में इंटरेस्ट है, अगर आपको सुन के लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग है, तो डेफिनेटली आप इसको परस्यू करने का सोच सकते हो। अब ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब ये भी देख लेते हैं कि इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है वो किस तरीके के। पहला जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स होता है आईपीआर के अंदर, आईपीआर लॉयर्स के पास, वो होता है एज अ आईपीआर लॉयर। सीधा सीधा एक आईपीआर लॉयर जो होता है, वो जो आपके पैटेंट्स होते हैं उसके अलग लॉयर होते हैं, ट्रेडमार्क के अलग लॉयर होते हैं, कॉपीराइट के अलग होते हैं, और डिजाइन के अलग होते हैं। और ये सारे के सारे लोग अपने जो क्लाइंट होता है ना, उनको बताते हैं कि ये सब जो कानून होते हैं भारत सरकार के, या जो आपका इंटरनेशनल मान लो बात होती है, वहां पे किस तरीके से कानून काम करते हैं, और किस तरीके से आपको अपने जो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको किस तरीके से आपको बनाना है, ये सारा काम एक आईपीआर का लॉयर करता है। फिर आईपी लिटिगेशन लॉयर, इन लोगों का काम क्या होता है कि मान लो कोई आईपी डिस्प्यूट हुआ, जैसे कि मान लो पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट का आपने नाम बहुत सुना होगा, कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का जो पैटेंट था उसको इन्फ्रिंज कर दिया। मतलब इसका ये होता है कि जो मशीन थी जो भी उन्होंने बनाई, उसका काम करने का तरीका और जो सामने वाली कंपनी थी उसका काम करने का तरीका सेम है, तो कहीं ना कहीं इस बात की चांस है कि सामने वाली कंपनी ने इनका प्रोसेस चोरी कर लिया, तो उसको लेकर पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल होता है। एक होता है ट्रेडमार्क का भी इन्फ्रिंजमेंट होता है भाई, कि मतलब एक बहुत ही मान लो बढ़िया सी कंपनी, मान लो कोका कोला है, अब उसी नाम को लेकर कोई दूसरी कंपनी कोका कोला के नाम से कुछ बेचना शुरू कर दे, तो कोका कोला को दिक्कत होगी ना कि भाई हमारे नाम का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। फिर आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना, पिक्चरें होती हैं, फिर जो गाने होते हैं कि गाने काफी हद तक सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ कि एक गायक ने दूसरे की लिरिक्स चोरी कर ली, ये लिरिक्स का मेलोडी होती है वो चोरी कर ली, तो वो कॉपीराइट
कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हुआ तो कॉपीराइट लिटिगेशन में वो चीज चली जाएगी। तो ये सब 40 चीजें होती है। एक लिटिगेशन लॉयर का काम यहाँ पे होता है कि वो उन सब चीजों में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बाद आईपी का एक आपका होता है ट्रांजैक्शनल लॉयर। मतलब इसका ये होता है कि वो लॉयर जो कि ड्राफ्टिंग में और रीनेगोशिएटिंग में काम करते हैं आईपी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। मतलब क्या है कि मान लो भाई मैं, ऐसा हो सकता है कि उसमें स्पेशलाइज करता हूँ आपके गाने वगैरह गाने में, मैं बहुत ही अच्छा गाना वाना बनाता हूँ। अब क्या है कि मुझे एक कोई ऐसी मेलोडी है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं जाकर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि उस मेलोडी का मालिक है उससे जाके मैं बात कर सकता हूँ कि यार बॉस देखो तुम्हारे गाने की मेलोडी बड़ी अच्छी है, मेरे पास देखो ये सॉन्ग के लिरिक्स, मेरे को आप लाइसेंस कर दो अपने मेलोडी को और ये लिरिक्स मिलाकर हम लोग एक बढ़िया गाना प्रोड्यूस करेंगे। आप उस गाने के जो भी अपना एल्बम वगैरह सेल होगी उसका आप 10-20% रख लेना, बाकी का मैं रख लूंगा। और इस तरीके से हमारा एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बन गया कि उसने मेरे को अपनी मेलोडी लाइसेंस कर दी। ये होती है लाइसेंसिंग डील का तरीका। फिर कभी कभी क्या होता है जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होते हैं कि दो लोग मिलकर कोई चीज कर रहे हैं, एक इंसान नहीं कर रहा है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जैसे मान लो इंडिया अभी है आपका, अभी आपका देखा होगा कि मोदी जी ने अमेरिका में ट्रैवल करा, तो आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो रही थी। मतलब क्या था कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स आपके होते हैं, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी हमारी इंडियन कंपनीज को ट्रांसफर करी जाएंगी और उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे यहाँ इंडिया में सामान और जो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट होता है उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये जितनी चीजें होती है ना, ये सारा का सारा जो आपके लॉयर्स होते हैं ना वही तय करके देते हैं। जाएंगे दो कंपनी के बीच में बात होगी, क्या क्या चीजों पे कितना ओवरलैप है, क्या होना है नहीं होना, ये सब बड़े लेवल पे बात मैं बेसिकली कर रहा हूँ। बहुत ही तगड़े लेवल का काम यहाँ पे ये होता है, आप समझ सकते हो कितना बढ़िया काम है। फिर एक आपका जो अगला आपका जॉब का स्टाइल होता है वो होता है आपका आईपी काउंसिल। मतलब ये होते हैं आपके इन हाउस लॉयर्स, मतलब कंपनी इनको हायर करती है कि वो जितने एस्पेक्ट्स हैं आईपी लॉ के उनके ऊपर ये आपको एडवाइस करेंगे, बताएंगे कि भाई जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हैंडल करने की किसी कंपनी की। जैसे मान लीजिए डेलॉइट एक आपकी कंपनी है जिनका की काम है कि वो अपने क्लाइंट्स जो होते हैं, मतलब इंडिया में कोई बंदा कोई बिजनेस खोल रहा है वो डेलॉइट के पास आएगा कि भाई अपने बिजनेस को कैसे चलाएं। वो उनको फाइनेंशियल बताती हैं, लॉजिस्टिक्स जो होते हैं कि कैसे सामान कहाँ से खरीदे कहाँ से बेचे उसको भी लेके वो लोग गाइड करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो उसमें उनका एक काम ये भी होता है कि मान लो उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, मान लो कोई पैटेंट बनाया या कुछ भी बनाया, तो उसको कैसे फाइल करना है, क्या होना चाहिए, ये सब जो कंसल्टेंसी होती है ना वो सारे आपके आईपी काउंसिल करते हैं। फिर आपका एक जो और आपकी बढ़िया जॉब होती है वो होती है पैटेंट एजेंट की। अब देखिए पैटेंट एजेंट एक ऐसा बंदा होता है जो कि इंडियन पैटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है और जिसका की काम होता है एक पैटेंट के एप्लीकेशन को बनाना और फिर उसको फाइल करना। और इसके लिए जरूरी वैसे नहीं है कि आपके पास लॉ की ही डिग्री हो, आप इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपके पास हो सकती है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड में रखते हो जहां पे आपके पास इंजीनियरिंग है और साथ में आपके पास अगर लॉ है, तो पैटेंट एजेंट बनना कहीं ना कहीं आपके लिए एक बढ़िया जो है चीज हो सकती है। मान लो अगर आप बीटेक एलएलबी हो तो उस केस में बता रहा हूं मैं आपको, ये आप कर सकते हो। फिर अगला भी एक होता है आपका ट्रेडमार्क एजेंट। इसका भी काम वही होता है कि इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ये लोग फाइल करते हैं और इसमें आपके पास लॉ डिग्री या फिर एक जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका होता है ना बीबीए एमबीए, उससे जुड़ा हुआ अगर आपके पास एक डिग्री है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप क्वालिफाइड हो इस पर्टिकुलर काम को भी करने के लिए। तो पैटेंट एजेंट एक आपका डिफरेंट फील्ड हो गया, ट्रेडमार्क की थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड हो गया। अलग अलग टाइप के बंदों के लिए वो चीज बनी होती है। पेटेंट वाला थोड़ा सा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए बेटर होता है और लॉ अगर मिला तो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब ये मैंने आपको करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कहाँ पर इस तरह की जो करियर अपॉर्चुनिटीज है कहाँ पे आपको जॉब ऐसी मिल सकती है और क्या सैलरीज आपकी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। तो देखिए 3 टाइप की आपके यहाँ पे जॉब्स होती हैं। पहली होती है लॉ फर्म्स के अंदर, ठीक है। अगर आप लॉ फर्म्स की बात करते हो तो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स जैसे मान लो खैतान हो गया, ट्राई लीगल हो गया, सैम हो गया, कैम हो गया, वहां पर जो आपके आईपीआर लॉ के ग्रेजुएट्स होते हैं फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट में किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं उनको 5 से लेकर 10 लाख रुपए पर एनम के आराम से यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। और अगर बहुत ज्यादा बढ़िया वो लोग काम करते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अभी यह है कि जो आपका आईपीआर का क्षेत्र है वो अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपका बात करूं तो कॉर्पोरेट के अंदर लॉ फर्म्स अभी उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ रही है। तो आपको 20 लाख तक 25 लाख तक आराम से आप कमा सकते हो अगर आप एक टॉप टीयर फर्म में हो। और अगर आप एक नीचे वाली फर्म में हो तो भी 4-5 लाख आराम से बनाओगे। डिपेंड बस इस चीज पे करता है कि कौन सी सिटी में, तो रहने की कॉस्ट और बाकी चीजें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। दूसरा आपका सबसे ज्यादा जो यहाँ पे काम होता है वो होता है लीन हाउस लीगल डिपार्टमेंट के अंदर आपको जब जॉब मिलती है।
यहाँ पे आपको टिपिकली जो होती है वो थोड़ा सा पैसा लॉ फॉर्म से कम मिलता है, बट इसके अंदर एक जो जॉब सिक्योरिटी और जो एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना वो बेटर होता है, बिकॉज लॉ फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा काम होता है, वर्किंग आवर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो लोग आपसे जो काम करवाते हैं उसमें बहुत ज्यादा वो लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। लॉ फॉर्म जो आपकी कंपनीज होती है वहां पे ऐसा नहीं होता, वो आपकी टिपिकल 9 to 5 जॉब का बेसिकली होती है। और यहाँ पे जो सैलरी होती है वो 3 से लेकर 5 लाख तक की आपकी यहाँ पे जा सकती है। और अगर मान लो आप एक एक्सपीरियंस लॉयर हो आईपीआर में, आप बहुत साल वहां पे आप काम कर चुके हो इन हाउस डिपार्टमेंट्स में, तो आपकी 10 लाख से लेके 12 लाख तक भी आपकी जा सकती है सैलरी, डिपेंड अपॉन कि जो कंपनी आप जिसमें काम करोगे। मान लो टॉप 10 मतलब जो आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां पर अगर आप पहुंच गए तो यार तो छप्पड़ फाड़ के पैसा है। और अगर आप छोटी कंपनीज में तो पैसा फिर उतना नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि पैसा जरूर है, ये बात ध्यान रखो। आखिरी में आपके होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो, यहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है आपके गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कि मैं अभी रिसेंट में देख रहा था कि उड़ीसा के अंदर एक को मेरे ख्याल से थी आपकी वहां पे एसोसिएट्स की जरूरत थी आईपीआर के रिसर्च के लिए, तो उनको वहां पे करीब मेरे ख्याल से 32,000 से लेके 40,000 रुपया पर मंथ की सैलरी के हिसाब से रखा जाता है। तो वही 2 से 3 लाख से 4 से 5 लाख तक आपकी सैलरीज यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। वो डिपेंड करता है फ्रॉम पीएसयू टू पीएसयू, मतलब काफी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी होते हैं, काफी सरकारी डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज जो होती है ना स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें अलग अलग टाइम पर वैकेंसीज जो है निकलती हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी निकल सकती हैं, परमानेंट बेसिस पे भी निकल सकती हैं, लेकिन जो सैलरी होती है वो उतनी मतलब मैं कहूंगा नहीं होती, 5-6 लाख 7 लाख तक जा सकती है एट हायर एंड, और लोअर एंड पे 2-3 लाख 4 लाख तक जा सकती है। लेकिन जो बेनिफिट होता है सरकारी नौकरी का, वो ऑब्वियस सी बात है, सरकारी नौकरी है, आपकी बढ़िया स्टेबिलिटी होती है, पेंशन होती है, आप तो सब लोग जानते ही हो, सरकारी नौकरी सबका ही ड्रीम होता है। तो आईपीआर के अंदर भी ये चीज होती है, बस मैं आपको बताने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। अब ये सब तो हो गया कि सैलरी कितनी मिलती है, जॉब क्या टाइप की होती है, कैसे होता है। अब ये भी थोड़ा जान लेते हैं कि भाई जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कि क्यों ये जो आपका ये फील्ड है इतना इमर्जिंग है, वो क्यों है। पहला उसका रीजन है इंपॉर्टेंस ऑफ आपका डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपने देखा होगा अभी मैंने रिसेंट वीडियो डाला था डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। अब ये जो बिल है ये आधार कार्ड का जो डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए है। अब उसके अंदर आपको क्या लगता है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, जो बोर्ड होता है डेटा प्रोटेक्शन वाला, वहां पे जो लड़ाई होगी वो कौन लड़ेंगे? आईपीआर वाले लॉयर लड़ेंगे, बिकॉज उनको अच्छे से पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी इंफॉर्मेशन जो मेरी पर्सनल है वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको कैसे इंप्लीमेंट मतलब उसके अंदर कैसे इंटेग्रेसीज डिटेल फाइटिंग जो भी होना है आईपीआर के अंदर वो पूरा आता है। तो फिर एक इमर्जिंग फील्ड ये बन जाती है कि लिटिगेशन यहाँ पे कितना अच्छे से डेवलप करेगा, और उसके साथ में भी कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं मेरा उस पर पर्सनल राइट है कि भाई मैं किस तरीके से चाहता हूं कि वो किस पर्टिकुलर एजेंसी को दी जा रही है, क्या मैं चाहता हूं कि उस इंफॉर्मेशन को हटा दिया जाए रिकॉर्ड्स में से, या अगर वो मान लो मिसयूज हो गई है, फिर मान लो लीक हो गई, तो उसके रिगार्डिंग में सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है, उसको रिगार्डिंग मेरे पास अधिकार है। उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आईपीआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है। फिर आपकी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे कि मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की थी, या मैंने ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अभी बिटकॉइन हो गया, या फिर आपके जो बाकी के आपने सुना होगा एनएफटीज अभी आए थे। तो जो आपके एनएफटीज होते हैं ना, वो आपके नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ मतलब आपने कोई पिक्चर बनाई तो वो एक सीक्वेंस ऑफ कोड बन गया, और फिर वो आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आप उसको बेच सकते हो। लेकिन वो कहाँ तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कितना उसको बेचना सही है, क्या उसका यूज है, कैसे वो वर्क कर रहा है, जो सरकार है उसका कितना नियंत्रण है उसके ऊपर, बिकॉज ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो ये जितनी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आईपीआर के थ्रू ही गवर्न होती है इजीलिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आईपीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, जहां पे अगर आप अभी यहाँ पे अपनी जॉब सिक्योर करने जाते हो तो आप बहुत ही बढ़िया फ्यूचर प्रूफ जॉब बढ़िया रखोगे, बढ़िया पैसा कमाओगे, दैट इज अ गिवन। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अगर आप बात कर रहे हो, जैसे मान लो इंडिया ने, जैसे मैंने कहा, ट्रेड डील करी, G20 का समिट हुआ, G20 के समिट में कितनी सारे ट्रेड डील्स यहाँ पे हुए हैं, कितना यहाँ पे आप समझ लीजिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, बाकी चीजों की, ये सब चीजें हैंडल कौन करेगा? आपको क्या लगता है? आईपी लॉयर्स करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए आईपीआर का फील्ड इतना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप आईपीआर में स्पेशलाइजेशन फॉलो करना चाहते हो, अपना एलएलएम परस्यू करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे? अगर मैं नंबर 1 कॉलेज की बात करूं पूरे इंडिया में, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैं मानता हूं, वो है आपका IIT खड़गपुर, विदाउट अ सेकंड गेस, विदाउट अ सेकंड डाउट। बिकॉज यहाँ की जो फैकल्टी है वो वर्ल्ड क्लास है। आपके ऐसे लोग हैं फैकल्टी में जो कि लॉ फॉर्म्स के अंदर काम करके एमरिटस प्रोफेसर्स बढ़िया बढ़िया जगहों से काम करके आए हैं,
और ये सिंगल एक या दो या तीन प्रोफेसर नहीं, पूरे पूरे डिपार्टमेंट है जो केवल आईपीआर पे ही काम करता है। जो जहाँ पे बेसिकली समझ लो आईआईटी खड़गपुर के अंदर जो नाम है ना, राजीव गांधी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्कूल इसका नाम है पूरा। तो मतलब समझ लो कि नाम ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो कितना तगड़ा इन लोग का पूरा डिपार्टमेंट है। बाकी कॉलेजेस जो आपके हैं, जैसे मान लो एनएलएसआईयू हो गया, एनएलयू जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया यहाँ पे, या फिर आईआईटी दिल्ली हो गया, एनएलयू दिल्ली हो गया, एनयूजेएस हो गया, इनमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको 3 या 4 फैकल्टी मैक्स टू मैक्स मिल जाएगी जो कि आईपीआर में स्पेशलाइज कर रही होगी। लेकिन जो एक्सपोजर आपको आईआईटी खड़गपुर में मिलता है, उतना एक्सपोजर आपको इन जगहों पे नहीं मिलेगा। बिकॉज आईआईटी खड़गपुर में आपको एक और 2-3 चीजें बता दूं, यहाँ पर अगर आप अपना एलएलएम परस्यू कर रहे हो तो आपके पास देखिए जो फैकल्टी होती है वो आपकी स्पेसिफिकली हेल्प करती है कि आपको इंटर्नशिप दिलाने में, जॉब के प्रोस्पेक्ट्स में वो काफी हेल्प करेंगे। यहाँ पे इवन प्लेसमेंट्स भी जो होते हैं वो काफी तगड़े तगड़े होते हैं आईआईटी खड़गपुर में। अपना एलएलएम आईपीआर में परस्यू करने के बाद इवन जितना मेरा इनपुट मुझे मिला, वहां पे एक एग्जाम भी इवन होता है जहां पर आप अगर वो एग्जाम दे दो, अगर आप क्वालिफाई कर लो उस एग्जाम को, तो जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं ना, मतलब जो आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियरिंग के बच्चे, उनके साथ आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। ये तक भी अलाउ किया जाता है कॉलेज के अंदर, इंटरनल बात है ये बेसिकली, बट ऐसा भी होता है सुनने जो मुझे आया है। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे जो लेवल ऑफ आईपीआर का आपको एक डेप्थ मिलती है, वो एक्सपोजर आपको बाकी कॉलेज में उतना डेप्थ में नहीं मिलेगा। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेशनल यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, लेकिन आईआईटी खड़गपुर का थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अब इसके बाद आपके जितने ये टॉप के एनएलयूज हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, और इसमें आपका इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आईएलआई भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है यहाँ पे भी है, जिनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, एग्जाम भी इनका अलग से होता है, वो आपका है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस की अगर आप बात कर रहे हो तो 2 कॉलेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक हो गया सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, काफी अच्छा कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजेस में, और क्राइस्ट स्कूल ऑफ लॉ बैंगलोर। इन दोनों में आईपीआर का अगर आप एलएलएम परस्यू करना चाह रहे हो तो काफी आपका अच्छा स्कोप बन जाता है। तो आई होप कि जो वीडियो है इसके थ्रू मैंने काफी हद तक आईपीआर क्या होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कैसे ये वर्क करता है, वो मैंने आपको काफी हद तक समझा दिया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आपको किसी भी और चीज का आपको डाउट है आईपीआर के अंदर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स नीचे बताइए। और मान लो कोई और ऐसा टॉपिक जिसपे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। Apart from that, I wish the very best of luck for your future success.